हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के 10 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट और मोशन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, मान लो कि अगर हम कोई कबर्ड बनवाने जा रहे हैं तो कारपेंटर पहले क्या पूछेगा, किस साइज़ का कबर्ड चाहिए। ठीक है, उसकी बेसिकली लेंथ ब्रेथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो जगह है वो किस साइज़ की जगह है जहाँ पर आपको कबर्ड रखना है। तो बेसिकली वो आपसे उस चीज़ के डायमेंशंस पूछेगा और उस हिसाब से आपका कबर्ड डिज़ाइन करेगा। सिमिलरली आप डेली लाइफ में काफ़ी सारे मोशन देखते हो अलग अलग तरह के। ठीक है, हम कहीं पर रोड पर जाते हैं, सो वी सी अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मूविंग। ठीक है, ट्रक जा रहा है, कार जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है। सो वी सी दीज व्हीकल्स। हम कहीं पर किसी व्हीकल को स्टैंड बाय पे देखते हैं, ठीक है, खड़ा पोजीशन में देखते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, और किसी टाइम हम क्या देखते हैं कि कार जा रही है, बस जा रही है, तो इन अ मूविंग पोजीशन हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, कि जैसे हमें मेजरमेंट की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, हम क्या मेजर करते हैं, मोशंस क्या होते हैं, कि किस टाइप के मोशंस होते हैं, तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट अस प्रोसीड। मेजरमेंट क्या होता है? तो देखो, मेजरमेंट हम बेसिकली बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली क्या होता है, किस चीज़ के काम आता है ये? ठीक है, तो मैथ्स में बेसिक एप्लीकेशन या किसी भी सब्जेक्ट में आप सिर्फ लाइन भी खींचना होगी तो यू टेक द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत होती है उस चीज़ की? तो बेसिक फिनोमिना बिहाइंड इट इज मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? इट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। अगर मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। ठीक है, मान लो कि ये कितना लंबा है, तो ये इसकी मुझे लेंथ पता करनी है। मुझे अभी इसकी लेंथ क्या है, अननोन है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर मैं इसकी लेंथ पता करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटीज जो होगी वो कैसी होगी, नोन होगी। ठीक है, तो आई विल जस्ट प्लेस दिस, है ना, और इसको मैं क्या करूँगी, फिर मेजर करूँगी कि हाँ ये 3.5 सेंटीमीटर का पेन है। ठीक है, ये मैंने कैसे पता किया? क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी थी, पर यहाँ पर जो क्वांटिटी थी मेरी वो नोन थी, तो उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पेन की लेंथ मेजर किया। तो मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली इट्स जस्ट कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। तो वो अननोन क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो हमें पता हो जाए। ठीक है, सो व्हाट डू वी मेजर? तो पहली चीज़ आती है क्या, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ एनीथिंग। तो लेंथ क्या होती है? इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और एंड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हम वही पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ की 2 जो एंड्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या रखा था, स्केल के पास में अपना पेन रखा था। ठीक है, तो वो क्या हुआ था, वो लेंथ की वजह से मुझे इस पेन का एक्यूरेट क्या मिला था, लेंथ मिला था, यानी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, 2 एंड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, ये वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फार समथिंग इज। ठीक है, तो हमने पॉइंट की डिस्टेंस तो मेजर की, हम लेंथ की इस बारे में बात करते हैं। लेंथ मतलब क्या होता है, एक छोटी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अगर हम बहुत लंबे एरिया की बात करते हैं, जैसे मुझे जाना है मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, तो मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, या मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र इतना लंबा है, तो कितना लंबा है, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर कि क्या होगा कि ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट एक दूसरे से कितना दूर है, हाउ फार इट इज़, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, मूविंग ऑन, ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो देखो, शुरुआत से ही हमारे पास स्केल, पेंसिल ये सब नहीं हुआ करता था। तो शुरुआत में हमने मेजरमेंट किस डायमेंशन से देखा, हमने मेजरमेंट कैसा लिया। तो क्या हुआ, अर्ली मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ वर जनरली द यूज ऑफ लेंथ ऑफ अ बॉडी पार्ट एज अ नोन यूनिट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रूलर की जगह कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कि हम बात करते हैं हैंड स्पैन की, क्यूबिट की, आर्म स्पैन की, पेस की, फुट स्पैन की। देखो हैंड स्पैन में क्या होगा, ये जो थंब है यहाँ
से लेके जो लिटिल फिंगर है वहाँ तक के जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, एक हैंड स्पैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने एक यूनिट मान ली, तो जितनी बार होगा उतनी बार हम एक हैंड स्पैन लेंगे। सिमिलरली क्यूबिट की बात करते हैं, एल्बो से लेके कहाँ तक का रीजन, जो हमारी फिंगर तक का रीजन है वहाँ तक हम क्या मानेंगे, इसको क्यूबिट मानेंगे। आर्म स्पैन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, आर्म स्पैन होगा। ये एक यूनिट को कंसीडर किया है, ठीक है, इसको हमने एक यूनिट माना है। जैसे हमने कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर तब हम ये सब नहीं जानते थे, तो हमने क्या किया, इसको ही हमने एक यूनिट मान लिया कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इतने हैंड स्पैन का है, ये इतने क्यूबिट का है, ठीक है, तो हमने उसको वैसा मेजर किया। These are called non-standard units as different people have different lengths of foot, hands, fingers and steps, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट नाम दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं, स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी दिख रही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हर किसी का जो होगा डायमेंशन, मान लो एक बच्चे का हाथ है छोटा और एक किसी एडल्ट का हाथ है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो बच्चे का हाथ और किसी एडल्ट का हाथ सेम मतलब डायमेंशन का होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो एक बच्चे का हाथ क्या होगा, छोटा सा होगा, तो उसके हैंड स्पैन क्या होगा, वो भी छोटे 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 होंगे। सिमिलरली हम बात करते हैं किसी एडल्ट की, तो एडल्ट का हैंड स्पैन क्या होगा, और ज़्यादा वाइड होगा, थोड़ा और बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है। क्या प्रॉब्लम्स थी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में, काफ़ी इनएक्यूरेट होते थे। हमने क्या बात की कि हर एज ग्रुप के साथ क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे यूनिट हमने लिया है वो डिफर हो जाता है। हर किसी पर्सन का हाथ एक जैसा नहीं होगा, या हर किसी पर्सन का पैर एक जैसा नहीं होगा, तो यूनिट में भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि कोई इंसान यहाँ पर दिल्ली में बैठकर कुछ मेजर कर रहा है, कोई इंसान कैलकाटा में बैठ के मेजर कर रहा है, और दोनों का कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि उनके हैंड स्पैन में हैंड का साइज़ क्या होगा, अलग होगा। तो ये यूनिट हर जगह पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इनएक्यूरेट है यहाँ पर, प्लस नॉट एक्सेप्टेड ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से क्या किया, अपने हिसाब से मेजरमेंट की यूनिट बना दी, ठीक है, कि जिसको जो मन में आया कि मुझे हैंड स्पैन रखना है मेजरमेंट का यूनिट, किसी ने हैंड स्पैन रख लिया, किसी को फुट रखना था, किसी ने फुट रख लिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से हर किसी ने अपना एक यूनिट क्या कर लिया, जस्टिफाई कर लिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया उस जगह का, ठीक है। तो ये ग्लोबली एक निष्कर्ष पे नहीं आए थे उस समय पर। तो क्या हुआ था कि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी यूनिट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लस ये क्या होता था, काफ़ी इनकन्वीनियंट होता था, ठीक है। इनकन्वीनियंट कैसे होगा, यूनिफॉर्म नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, तो हर किसी के लिए क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा मेजर करने में, कि मैं यहाँ पर बैठ के मेरे किसी दोस्त को बोलूँ कि यार एक हैंड स्पैन वहाँ से मेजर करके मुझे इतना इतना हैंड स्पैन का कपड़ा भिजवा देना, तो उसका हैंड स्पैन और मेरे इमेजिनेशन में जो हैंड स्पैन होगा, ठीक है, मेरा जो हैंड स्पैन का मेजरमेंट होगा, क्या इस मेरा और उसका हैंड स्पैन का मेजरमेंट एक जैसा होगा, क्या नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जिस लेंथ में कपड़ा आना चाहिए था, क्या उस लेंथ में आ पाएगा, क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई थी कि सब किसी को मेजरमेंट के लिए क्या होने लग गया था, कंफ्यूजन होने लग गया था कि अब हम क्या करें, सब किसी के मेजरमेंट क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। प्लस दो और छोटी छोटी यूनिट्स हुआ करती थी, अंगुल, ठीक है, अंगुल मतलब क्या होगा, फिंगर का एक जो टॉप मोस्ट वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, उसको हमने अंगुल नाम दिया है। फिस्ट मतलब क्या होगा, मुट्ठी बोलते थे इसको, तो इससे भी हम मेजरमेंट किया करते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही थी, तो हमने क्या सोचा कि अब समय आ गया है इनको स्टैंडर्डाइज करने का, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजिंग लेंथ मेजरमेंट, ठीक है, तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स एंड मेजरमेंट द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम इन 1790s, ठीक है। 1790s में फ्रेंच लोगों के दिमाग में क्या आया कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम कहीं ना कहीं एक मेट्रिक सिस्टम बनाएं जिससे हम कुछ ना कुछ यूनिट तो मेजर करने लग जाएं, ठीक है। तो हम अगर रिकॉल करें, कभी तो भी हमने अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सुना हो, कहीं पढ़ा हो, तो क्या होता है, वहाँ से ही एक चीज़ आने लग गई थी, क्या, मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने का, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स को क्या करने का, यूनिफॉर्म करने का, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard units of measurement, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अपना मीटिंग किया, ठीक है, उन्होंने क्या फिक्स किया कि अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम यूनिट्स को क्या करें, फिक्स करें जो मेजरमेंट के लिए ग्लोबली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, ठीक है। द सिस्टम इज नाउ यूज्ड इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर SI यूनिट्स हम कहते हैं, विच वॉज अडॉप्टेड इन 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1960।
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि ये कब हुआ था, 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये कब हुई थी 1960 में। और जो आज तारीख में आज भी कंटिन्यू चल रहा है उस सिस्टम का नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनके जो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, जो उनके वैल्यूज़ हैं, हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ठीक है, कि लेंथ की यूनिट क्या फिक्स कर दी हमने, मीटर रहेगी। ठीक है, अब उसके क्या रहेंगे, उससे बड़ी जो यूनिट्स होंगी वो भी होंगी, उसकी जो सब यूनिट्स होंगी वो भी होंगी। ठीक है, यहाँ पर मेजर कैसे, हमने अगर मीटर कंसीडर किया है, ठीक है, तो 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर जो लेंथ है उसके क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगी। अब उससे जो छोटी यूनिट होगी, अगर हम 1 मीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। अगर 1 मीटर को मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 1 मीटर को मैं 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसका जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने ब्रेक डाउन कर दिया। प्लस अब यहाँ पर बड़े लेवल पर चलते हैं। ठीक है, कि 1 मीटर को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेकामीटर। ठीक है, 1 मीटर को अगर मैंने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। और 1 मीटर को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो हमने उसकी सब यूनिट्स भी बनाई हैं और उसके सुपर यूनिट्स भी बनाई हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर सारे प्रीफिक्सेस को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिस्टम बनाया है। सिमिलरली हम लीटर को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ग्राम को भी कंसीडर कर सकते हैं वेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने हर चीज़ के लिए अब यूनिट्स निकाल दी है और वो यूनिट्स ऐड ऑन होती है इन प्रीफिक्सेस से। ठीक है, प्लस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ कि ये पेन 3.5 का है, 3.5 क्या, तो सिर्फ नंबर से भी काम नहीं चलेगा, हमें नंबर के साथ साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, यूनिट भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिट से काम चलेगा, यहाँ पर क्या है, नंबर भी ज़रूरी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ये पेन 3.5 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, केवल सेंटीमीटर बोल के भी काम नहीं चलेगा, केवल 3.5 बोल के भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, हम लेंथ मेजर करते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमारे से गलतियां हो सकती है, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ होती है द स्केल मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा रख दिया या स्केल टेढ़ी रख दी तो क्या होगा, मेजरमेंट में एरर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये स्केल जो है पर्सन ने क्या पकड़ी है, स्ट्रेट पकड़ी है, बट यहाँ पे टेढ़ी पकड़ने की वजह से क्या होगा, जो मेजरमेंट होगा उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करती हूँ, जैसे मुझे ये दोबारा से पेन मेजर करना है तो मैं स्केल के इसको डायरेक्टली क्या रखूंगी, ऑब्जेक्ट के एकदम ऑब्जेक्ट और स्केल को एकदम कांटेक्ट में रखूंगी। ठीक है, अगर मैंने इसको टेढ़ा रख दिया तो उसकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी रीडिंग में क्या आएगी, मिस्टेक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है करेक्शन ऑफ जीरो एरर। तो अब जीरो एरर क्या होता है, इफ द स्केल इज ब्रोकन और द जीरो मार्क इज नॉट विजिबल इट कैन लीड टू जीरो एरर। ठीक है, हम बेसिकली जो मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं लेंथ का, वो हम किससे स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट मान लो कि बाय किसी रीजन से क्या हो गया, स्केल टूट गई। ठीक है, या फिर उसका जो मार्क्स हैं 0 और 1 वाले वो सब क्या है, विजिबल नहीं है, स्टार्टिंग मार्क्स विजिबल नहीं है, तो हमारे इस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं कि मेजरमेंट में क्या आए, जीरो एरर आए। ठीक है, तो इन सच केस क्या करेंगे हम, अगर ऐसी चीज़ हो जाती है हमारे साथ तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट मस्ट बी कैरिड आउट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, एक और हम दूसरा स्टैंडर्ड पॉइंट बना लेंगे, वहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे। द करेक्ट रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द मार्क कंसिडर्ड एज 0, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग समझते हैं इसको। देखो, मान लो कि ये हमारी स्केल है, ठीक है, ब्रोकन स्केल है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है 2 से, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये पेन क्या करूँगी, एक स्टैंडर्ड पॉइंट, मैंने 2 को मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट रखा है, मैंने पेन यहाँ प्लेस किया। ठीक है, पेन यहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रीडिंग क्या कर ली, मेजर कर ली। ठीक है, यहाँ पर ये इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, यहाँ 5.5 तक ये आ गया। ठीक है, 2 से 5.5 तक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ की फाइनल रीडिंग क्या आ गई 5.5 और यहाँ का रीडिंग क्या है 2, ठीक है। तो 5.5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग से हमारा क्या होगा, 0 एरर हटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 5.5 माइनस 2, ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 3.5, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी रीडिंग आ गई, ठीक है, एग्जैक्ट रीडिंग आ गई यहाँ पर कि हमने 5.5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास रीडिंग क्या आई 3.5 आई, जो कि हमारी एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखते तो ये पेन की रीडिंग क्या आती 3.5 आती, पर हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो हमारी रीडिंग क्या आई 5.5 आई। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे हमें क्या मिली, इस पेन की एग्जैक्ट वैल्यू मिली, और इस तरीके से हमने 0 एरर को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, और हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। तो चिंता नहीं करना जब हमारे पास 0 ना हो, ठीक है, स्केल टूट गई हो, हम किसी एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट मेजर कर सकते हैं, जो उसकी फाइनल रीडिंग आएगी उससे हम जो स्टैंडर्ड पॉइंट हमने लिया है उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल हमारा मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो गलती होती है वो जनरली होती है पैरेलैक्स में, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो हम ऑब्जर्वेशन लेते टाइम देखते हैं। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट और द चेंज इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पैरेलैक्स। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, ठीक है। कैसे, हम अगर कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये अगर इसकी लेंथ में किसी स्केल से मेजर करना चाहती हूँ, पर मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ या ऊपर से देख रही हूँ, तो मेरा विजन क्या एग्जैक्ट होगा, क्या नहीं। यहाँ पर मान लो कि मुझे क्या करना है, इस वुडन स्टिक को मेजर करना है, मैं रूलर से उसको मेजर कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट उस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में देखेंगे, उस पॉइंट के लेवल में देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। वहीं अगर कोई पर्सन है जो एकदम ऊपर से देखेगा तो उसकी रीडिंग में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर एकदम नीचे से भी देख लिया तो भी रीडिंग में क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलैक्स क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किससे, आई की पोजीशन से और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आई जो हो वो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट हो जहाँ का हमें मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। तो विजन क्या है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आई है वो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के सामने हो, ठीक है, ना तो ज़्यादा ऊपर ना तो ज़्यादा नीचे, क्योंकि इस वजह से रीडिंग में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, ठीक है। सो होप दीज एरर्स आर क्लियर नाउ, और अपनी रीडिंग्स लेते टाइम हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन, ठीक है। अब कर्व लाइन है, ठीक है, कोई ऐसी वेवी लाइन है, उसको मेजर क्या हम रूलर से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उसको मेजर कैसे करेंगे, तो अ स्ट्रिंग और अ थ्रेड कैन बी यूज्ड टू मेजर कर्व लाइंस बाय क्रिएटिंग अ नॉट एट वन एंड एंड कीपिंग दैट एट द बिगनिंग। देखो हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारा कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। मान लो ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मेजर करना है, हम क्या करेंगे, एक थ्रेड ले लेंगे, ठीक है, कोई भी रैंडम थ्रेड ले लेंगे किसी भी लेंथ का, उसको हम क्या करेंगे, पहले प्लेस कर देंगे इसके साथ में, और उस थ्रेड पे हम मार्क कर देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक का है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक की लेंथ लेनी है, ठीक है। हमने उसको मार्क कर दिया थ्रेड को, ठीक है, और उसको कहाँ प्लेस कर दिया हमने, रूलर के 0 से लेके जहाँ तक की रीडिंग आ रही है वहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा, उस मार्क से हमें ये पता चल जाएगा, हम जब 0 से उस मार्क तक पहुँचेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उस कर्व्ड जो सरफेस है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। या तो हम थ्रेड की हेल्प ले सकते हैं, या सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, अब मेजरिंग टेप, ठीक है। जब हम टेलर के पास जाते हैं वो आपके क्या लेते हैं, पूरे डायमेंशंस लेते हैं, ठीक है, कि शोल्डर कितना होगा, आस्तीन कितनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों जो हैं वो क्या किसी रूलर से करते हैं क्या, नहीं, ठीक है। दे हैव अ मेजरिंग टेप जो कि कैसी होगी, कहीं भी फोल्ड हो सकती है, ठीक है, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो मेजरिंग टेप है उससे भी हम कर्व लाइन जो है या कर्व्ड जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस का मेजरमेंट कैसा होगा, ईदर बाय द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और बाय द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप, ठीक है। नेक्स्ट मोशन,
ठीक है। अभी हमने मेजरमेंट्स की बात कर ली कि मेजरमेंट कितने कैसे हम लेते हैं, ठीक है, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, मेजरमेंट लेते टाइम हम एरर्स क्या क्या करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं मोशन की तरफ, ठीक है। मोशन क्या होता है, बेसिकली हम हमारे आसपास कई सारी चीज़ें देखते हैं जो मूविंग होती हैं, ठीक है। मूविंग इन द सेंस क्या, हम वही एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी रोड पे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें चलते हुए देखते हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, जानवर चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, इंसान चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास क्या है, मूवमेंट में है। कई बार हम वो चीज़ें भी देखते हैं जो क्या है, एक जगह स्टिल है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जनरली जो हम देखते हैं वो क्या हो रही है, स्टिल है एकदम, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट कहीं मूव कर रही है क्या, नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगी, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन पे होगी। तो क्या वो मूव कर रही है क्या, नहीं। तो वो किस कैटेगरी में होगी, वो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर मान लो एक नॉर्मल कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, सो बेटर यू यूटिलाइज इट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि टाइम कंटिन्यूस चल रहा है और बॉडी भी क्या कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, इन मोशन कहलाएगी। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑब्जर्वर, ठीक है। हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी डज not change its position with respect to time, it is in the state of rest, ठीक है। पर अगर कोई बॉडी है जो टाइम तो चल रहा है पर ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो मैंने पेन ऐसा पकड़ा हुआ है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, बट ये पेन अभी मूव नहीं कर रहा है, तो इट इज़ इन द रेस्ट पोजिशन, ठीक है। ये स्टेट में है जो कि क्या है, रेस्ट स्टेट है, ठीक है। तो ये मोशन में नहीं है। बट अगर ये कंटिन्यूस मैं ऐसे ऐसे इसको क्या करूँ, मूव करूं, ठीक है, उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये पेन क्या है, मोशन में है। बट ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में ये चीज़ क्या है, ये जैसी मूव होगी तो मैं इसको कहूँगी कि ये मोशन में है। अगर ये स्टेबल है तो मैं इसे कहूँगी ये रेस्ट में है। बट किसके पर्सपेक्टिव में, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम एक ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन क्या हो रही है, रेलवे ट्रैक पर चलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं जब ट्रेन जाती है सामने से, रेलवे ट्रैक का जो हम बोलते हैं ना कि उस समय स्टॉप लग जाता है, तो लोग खड़े रहते हैं और ट्रेन क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो जो लोग खड़े हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या है, वो ट्रेन मूव कर रही है। बट जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, जो ट्रेन के अंदर के लोग हैं वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्योंकि क्या है, वो भी उसी ट्रेन में जो मूव कर रही है और वो लोग भी उसी ट्रेन में जो मूव कर रही है। तो दोनों के लिए क्या है, सब चीज़ स्टेबल है, बस ट्रेन ही मूव कर रही है। पर जो बाहर इंसान खड़ा है उनको क्या लग रहा है कि लोग भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है और सब क्या हो रहे हैं, जा रहे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जर्वर के केस के हिसाब से मोशन या रेस्ट की पोजीशन डिफाइन की जाएगी। तो यहाँ पर व्यू किसका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर का व्यू इंपॉर्टेंट है। Then we move on. A motion can be termed as slow or fast based on the distance is covered in a specific amount of time, ठीक है। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर एक टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी किसी टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब उन दोनों में से क्या डिफरेंस होगा, उनकी डिस्टेंस भले ही सेम हो सकता है टाइम अलग हो। तो उनके टाइम अलग होने से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। अब ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, वो कि हम पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड एस, ठीक है, हमने नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एस कंसीडर कर ली फॉर अ टाइम इंटरवल टी, कि एक ऑब्जेक्ट है जो एस स्पीड से टी टाइम तक चल रहा है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसको हम वेरिएशन में भी लिख सकते हैं कि हमने क्या बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो स्पीड को यहाँ रख के टाइम क्या हो जाएगा, इसके इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ वेज से हम इसको लिख सकते हैं, 3 वेज से लिख सकते हैं हम इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और
टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिली इज ड्राइविंग अ स्कूटर विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे तक वो इस स्पीड से चलती रही। ठीक है, तो टाइम क्या होगा हमारे पास 2 आवर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो हमें क्या पता है, इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, स्पीड हमें पता है कितनी है 6 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12। और 12 क्या, हमने क्या बोला है कि हमें अगर कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो उसके नंबर के साथ साथ उसकी क्या रखनी पड़ेगी, यूनिट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हर चीज़ किलोमीटर में डिफाइन हो रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी क्या होगी 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया कि लिली जो दीदी है वो क्या कर रही है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। कितने घंटे तक जा रही हैं, 2 घंटे तक जा रही हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड इनटू टाइम करके हमने पता किया कि वो 12 किलोमीटर्स तक अपने स्कूटर से गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, अब मोशन भी एक टाइप के नहीं होते। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो एक जैसा हर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। तो कितने टाइप्स होंगे उसके, पहला होगा रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पर्सन हम यहाँ पर एक ही कंसिडर करते हैं इन फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसा मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एग्जांपल हम बात करते हैं, 26 जनवरी की परेड सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो अब भी जाके देखो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोल्जर्स जो परेड करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, विद इन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं। उनका डिसिप्लिन जो होता है वो क्या करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में सब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। सिमिलरली हम बात करते हैं, कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रोड है, एकदम मस्त चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वादियों का मजा लेते लेते ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस। ठीक है, तो स्प्रिंटर क्या करेगा, 100 मीटर जब दौड़ता है तो 100 मीटर का ट्रैक जनरली क्या किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में बनाया जाता है। ठीक है, तो जब वो दौड़ेगा तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे करके अपने ट्रैक में ही दौड़ना रहता है उसे। ठीक है, तो 100 मीटर की जो रेस में स्प्रिंटर दौड़ेगा वो भी मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है, if the motion of an object is not along a straight line, the motion is called as non-linear motion। पर जब भी कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर मोशन। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होता है जो कि हम देखते हैं। पहला होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मोशन है वो कौन सा है, सर्कुलर मोशन, नॉन लीनियर का पहला मोशन। ठीक है, when an object follows a circular path of motion, it is called circular motion. It is generally referred to a point on the object। ठीक है, हम बात करते हैं इस फैन की बात करते हैं। ठीक है, टेबल फैन जनरली सबने देखा होगा, ठीक है, या जो हमारे सीलिंग फैन है वो सबने देखा होगा। प्लस ये क्लॉक सबने देखी होगी, क्लॉक तो सभी के घर में रहती है, हाथ में इवन वॉच भी पहनी है, आप उसे भी नोटिस कर सकते हो कि इसका क्या होगा, अगर हम इसके ये जो हैंड है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बना ले। ठीक है, अब मान लो मैंने ये एक पॉइंट बनाया है ए। ठीक है, पहले मैं ए पॉइंट को टेस्ट करूंगी। जब ये हैंड मूव करेगा तो क्या ये ए पॉइंट की लेंथ है वो कहीं जाके बढ़ जाएगी क्या, कि ए पॉइंट अभी यहाँ है, अगर हैंड यहाँ हो जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, ये ए पॉइंट का सेंटर से रेडियस क्या होगा, इक्वल रहेगा हर जगह से। अब पॉइंट बी से करके देखते हैं, ये पॉइंट बी भी घूमेगा। ठीक है, ये पॉइंट घूम रहा है हमारा ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जब घूमेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट अपनी रेडियस चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, अब पॉइंट सी की बात करते हैं, सी भी मूव
करेगा ऐसा करके, ठीक है, तो क्या ये अपनी रेडियस चेंज करेगा कि सेंटर से? नहीं, तो सेंटर से उस पॉइंट की लेंथ पूरे गोल घूमने तक क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये पॉइंट के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और हर जगह से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, एक जैसी होगी, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ फैन ब्लेड्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है, हम ये बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, ठीक है। सर्कुलर मोशन हमने एक पॉइंट के रेफरेंस में लिया है, अब होल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी बेस पर घूमेगा वो, ठीक है। अगर हम किसी फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फैन क्या होगा, किसी सीलिंग से, किसी एक्सिस से अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे ना, रोटेशनल मोशन, मतलब वो स्पिन कर रहा है एक एक्सिस पर डिपेंड होके, ठीक है, एक एक्सिस के बेस पर वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग व्हाट मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमें पता है कि हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पे, और जिसकी वजह से हम डे और नाइट क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो बेसिकली अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, अगर घूम रही है तो वो क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली जब हम फैन की बात करते हैं तो अब पॉइंट ना लेते हुए अगर हम फुल फैन को एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक पॉइंट के रेफरेंस में होता है, रोटेशनल मोशन पूरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ का डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन की, ठीक है। ऑक्सीलेटरी जो मोशन होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ टू एंड फ्रो मोशन, देन इट इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, आपने जनरली जो वॉल क्लॉक देखी होंगी जिसमें क्या होता है, पेंडुलम मूव करता होता है, ठीक है। तो वो पेंडुलम ऐसा है क्या कि एक बार ज़्यादा जाएगा फिर एक बार गोल घूम के आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। इट परफॉर्म्स अ कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। वो यहाँ पर एक उसका स्टेबल पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर वो स्टेशनरी होगा, पहले यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर वापस उसके कांस्टेंट पॉइंट पे आएगा, फिर वो यहाँ मूव करेगा, फिर वापस उसके मीन पॉइंट पे आएगा। तो ये वाला जो मोशन है, जब वो उसके मीन पॉइंट पे आ रहा है बार बार, और वो बार बार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक आगे पीछे बस इतनी ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। गार्डन सब गए होंगे, पार्क सब गए होंगे बचपन में, या अभी कभी तो भी झूले तो झूले ही होंगे, ठीक है। तो जो स्विंग होता है वो भी क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। तो ये मोशन क्या कहलाएगा, टू एंड फ्रो मोशन और दी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। लास्ट आता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। A motion that repeats itself after equal intervals of time is called periodic motion. तो equal interval of time में क्या कर रहे हैं, ये अपना motion repeat कर रहा है, that motion is known as periodic motion. Example है revolution of the earth. Earth ना केवल अपनी axis पे rotate करता है बल्कि sun के around क्या करता है, revolve भी करता है, ठीक है। और क्या ऐसा है क्या कि आज मतलब रिवॉल्व करना किसी टाइम रोक देगा, ये किसी और सन के पास चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। किसी और स्टार के पास नहीं जा रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, सन को सेंटर मान के पूरे उसके आसपास क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हम एक ईयर में क्या बोलते हैं, हम न्यू ईयर कब मनाते हैं, जब अर्थ ने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हमने क्या मनाया, न्यू ईयर मनाया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, हर साल वो चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है कि अर्थ अपनी एक मीन पोजीशन पे आती है, फिर वापस सन को अराउंड करके वापस से उस पोजीशन पे आती है, और इसका इंटरवल भी फिक्स है, क्या पूरे 12 महीने बाद क्या करती है, अर्थ अपनी मीन पोजीशन पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा है कि ये चीज़ हर साल रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। सिमिलरली हम क्लॉक की बात करते हैं, टाइम क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आज 12 बजी है तो कल 12 नहीं बजेगी, ठीक है, कल दोपहर ही नहीं होगी, कल रात ही नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। क्लॉक भी कंटिन्यूस क्या करेगी, पूरे 12 घंटे का स्पैन कवर करके दोबारा से 12 पे काटा आएगा उसका, 12 पे हैंड आएगा उसका, तो क्या होगा, ये मोशन बार बार रिपीट हो रहा है और उसी सेम फॉर्मेट में रिपीट हो रहा है, सेम
टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि 12 घंटे बाद कांटा क्या होगा, वापस से उसकी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर 12 घंटे बाद उसकी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर 12 घंटे बाद मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये टाइम इंटरवल फिक्स है और मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। और एक लास्ट एक मोशन होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो आपने मक्खी मच्छर देखे होंगे जो अपने आसपास घूमते रहते हैं, जो बहुत इरिटेट करते रहते हैं कि एकदम से जिन करके आवाज़ करके जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या इनका कुछ डायरेक्शन फिक्स होता है कि मैं आज राइट जाऊँगा या लेफ्ट जाऊँगा, कि हम बोलेंगे हाँ ये अब मच्छर राइट ही मुड़ने वाला है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे मोशंस क्या कहलाते हैं जिनका कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, जिनका कुछ पैटर्न फिक्स नहीं होता, तो ऐसे मोशंस कहलाते हैं रैंडम मोशन। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हम मोशन भी मेजर करते हैं, ठीक है, मोशन भी देखते हैं और इसका लेंथ वगैरह जो डिस्टेंस वगैरह है वो भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो लेंथ का मेजरमेंट हो गया, मोशन का मेजरमेंट भी हो गया इसमें। तो ये एक कॉमन पॉइंट है दोनों जो हमारे चैप्टर की मेन हेड्स है उसमें, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या शुरुआत से हमारे यहाँ पर एक जैसा है क्या, नहीं, ठीक है। शुरुआत में क्या होता था, एंशिएंट समय में जो लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं क्या, एंशिएंट टाइम्स में जनरली क्या करेंगे, पैरों से, खुद के पैरों से जाएंगे, अगर कुछ सामान ले जाना है तो मैनुअली वो उठाते थे, या फिर अपने साथ किसी एनिमल को लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे कि कोई बुलक कार्ट लेके जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि पहले के ज़माने में ऐसे मूवमेंट हुआ करते थे, ठीक है। अब ये चीज़ें बदली कैसे हैं, ठीक है। पहले बुलक कार्ट से भी पहले लोग जनरली जानवरों के ऊपर ही रख के उनके बैक पर ले जाया करते थे, पर किस इन्वेंशन ने इनको बढ़ावा दिया है, तो दो मेन इन्वेंशंस है हमारी हिस्ट्री में जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो फील्ड है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की और वो इन्वेंशंस लेके गए हैं। पहला है इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है, जिसकी वजह से बुलक कार्ट आए, फिर बुलक कार्ट से मोटरसाइकिल आई, ठीक है। तो वो अब इन्हांस हो के क्या हो गया है यहाँ पर, आजकल तो ईवी चलने लग गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लग गए हैं। तो क्या होगा, व्हील के इन्वेंशन ही नहीं होता अगर, तो क्या हम ये इतने एडवांसमेंट सोच सकते थे क्या, नहीं, ठीक है। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ तब जाके ट्रांसपोर्टेशन जो स्पेशली जो रोडवेज हैं, ठीक है, जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हुआ है, इन्हांस हुआ है। नेक्स्ट होता है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है, और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए, मूवमेंट को और ज़्यादा वाइडर स्प्रेड करने के लिए और टाइम को और ज़्यादा कम करने के लिए हमने क्या किया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किए थे। और यहाँ पर क्या हुआ था कि स्टीम इंजन के इन्वेंशन से आज जो हम चल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, जो रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, ये एडवांसमेंट कंटिन्यूस होता रहा है। बट बेसिक जो इन्वेंशन है जिसने एकदम से बूस्ट दिया है उस इंडस्ट्री को, वो क्या था, स्टीम इंजन, ठीक है। वाटरवेज की हम बात करते हैं, हमने अभी तक लैंड के लिए बात कर ली, किसकी बात की हमने, कि हम पहले नॉर्मली मैनुअली का काम करते थे, फिर हम धीरे धीरे व्हील की इन्वेंशन बाद बुलक कार्ट्स वगैरह पे शिफ्ट हुए, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, अब हम किस पे शिफ्ट हो गए, ईवीज पे। सिमिलरली रेलवेज के साथ भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है कि पहले वो कोयले वगैरह से चलती थी, ठीक है, उसके लिए फ्यूल वगैरह ऐसा लगता था। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैग्नेटिक जो इंजन्स होते हैं वो आने लग गए, इलेक्ट्रिक इंजन है वो आने लग गए। तो इसमें भी क्या होता गया, रोडवेज में और लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट होता गया। वाटरवेज के लिए क्या हुआ था, पहले बोट्स बनती थी, ठीक है, जो मैनुअली ऑपरेट की जाती थी, हम चाकू से उसको क्या करते थे, बढ़ाते थे आगे। धीरे धीरे क्या होने लग गया था कि जो सेल वाली जो होती है, जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी जो पायरेट मूवीज होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो क्या होता है, बड़ा सा ऐसा कपड़ा होता है, वो हवा के उससे क्या होता है, चलता है, ठीक है। तो शिप की साइज तो बड़ी हो गई, ठीक है, बट वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट है, विंड पे डिपेंडेंट है, विंड की स्पीड पे डिपेंडेंट है, विंड की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो सेल वाला कंसेप्ट आया और धीरे धीरे एडवांस हुआ, और आज जो हम देखते हैं कि मोटर बोट्स और क्रूज शिप्स जो होती हैं, ठीक है, अब इतनी सारी है कि बिल्कुल होटल बराबर की होती हैं वो, कि रूम्स होते हैं, पूल्स होते हैं, डिस्कोस वगैरह होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एडवांसमेंट ही तो है कि अब वो बोट की साइज़ भी बढ़ गए हैं, अब शिप बन गई है वो और ज़्यादा एडवांस हो गए, और अब वो किसी विंड वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो चलती है अपने मैकेनिज्म पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वाटरवेज हो गया, अब लास्ट होता है क्या, हमारा एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो एयर वाला जो मीन्स है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। तो शुरुआत में किसने इन्वेंट किया था, ये राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किए थे, ठीक है। जो फर्स्ट सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट फ्लाइट है वो किसने इन्वेंट की थी, राइट ब्रदर्स ने, ऑफिशियली 1903 में, ठीक है, रिकॉर्डेड जो है वो 1903 में राइट ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट को इन्वेंट किया हुआ है। पर वो प्लेन जो आज हम देखते हैं वो वैसा था क्या, नहीं, वो कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है।
उनकी कैपेसिटी कम थी ह्यूमन को ले जाने की, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हम उसमें सामान नहीं ले जाया करते थे। आजकल क्या है, आजकल प्लेन्स की साइज़ भी बढ़ गई है, मैकेनिज़्म भी और एडवांस हो गया है। अब तो बड़े बड़े क्या होता है वहाँ पर शिप्स जैसे जो कार्गोज़ वगैरह होती है, वैसे प्लेन में भी हम अब भर भर के सामान ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि कोविड के टाइम पर हमने सबसे बेस्ट चीज़ देखी थी क्या, कि एयरक्राफ्ट के थ्रू हम क्या पहुँचा रहे थे, मेडिसिन्स पहुँचा रहे थे अलग अलग देशों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये एयरक्राफ्ट की साइज़ भी बड़ी है, मैकेनिज्म भी बड़ा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और उसके यूजेस भी क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एडवांसमेंट हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एंशियंट टाइम से आज की तारीख में कंपेयर करें और आज से लेके और फ्यूचर तक इमेजिन करें, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। आगे और ज़्यादा एडवांसमेंट होते रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा इन्हांस होता रहेगा, टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगी और ये स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। सो स्टूडेंट्स, hope you like the lecture. Follow for more. Subscribe to Gyanshila Academy. See you next time.